हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर तीसरे का बे सेक्शन यानी सेक्शन बी की बात कर रहे हैं अपन। तो इस क्लास में इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी एक सुबह क्लास आती है 8 बजे, एक शाम को आती है 5 बजे क्लास। मैं 2 क्लासों में लगभग 18 दिनों में पूरी डेस वर्क को कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ इनोवेशन स्टडी के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात आई समझने की तो मैं एकदम आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा या ये बात कैसे हो गई, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। एक दूसरी बात यह है कि कई विद्यार्थी पीडीएफ मांग रहे हैं डेस वर्क की, तो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि डेस वर्क की पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। आप जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इनोवेशन स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप जाके ज्वाइन करें और उस पर आप वो पीडीएफ डाली गई है, वहां से जाके डाउनलोड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में क्लासों को पहुंचा दें। जहां पे बैठा व्यक्ति फ्री में डेस्क वर्क को डाउनलोड करेगा और फ्री में ही इसका सॉल्यूशन ही पाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में कोई भी ऐसा विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए जिसके पास डेस्क वर्क न पहुंचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आप थोड़ी सी भूमिका मेरी निभाएं, ताकि कर भला तो हो भला के अकॉर्डिंग्स आपके परसेंटेज में भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मैं ऊपर वाले भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपके नंबर अच्छे बने। चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इस क्लास का आगाज करते हैं। दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें दे रखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको ये बात बतानी है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो दर्शाइए कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको अपन इसके विपरीत लेके चलते हैं, उसको परिमेय मान के चलते हैं। तो माना 5 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है भी? एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इधर लिखूं, थोड़ा सा इधर और लिख दें तो ये हो जाएगा, यहां से 5 + 2 √3 = P/Q, और Q ≠ 0 है, और लिखेंगे यहां P व Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है। तो ये बन जाएगा, 5 को इधर लेके जाएंगे माइनस में बन जाएगा, तो ये आएगा 2 √3 = P/Q माइनस में 5। 2 गुणा में है तो भाग में लग जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, और साथ में इसको भाग में भी लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2Q। ये तो इसके भाग में लग गया, ठीक है। Q इसका एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा P - 5Q। क्या बन जाएगा? P - 5Q बन जाएगा। अब आपको पता है, यहां पे लिखोगे, यहां P - 5Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P नहीं, क्योंकि यहां से आ जाएगा P व Q पूर्णांक है। क्योंकि P व Q पूर्णांक है
जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम जानते भी हैं और वैसे भी क्वेश्चन वाले ने ही दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि ये बात बराबर हो रही है, यहां से अपन लिख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर लिख रहे हैं, तो √3 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। यानी ये एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक परिमेय संख्या है, इस बात का क्या हो रहा है, यहां पे विरोध हो रहा है। जबकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, इस बात का विरोध हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, विरोध हो रहा है तो हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आया तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सब्सक्राइब करने का इसलिए कह रहा हूं ताकि एग्जाम तक मैं फिलहाल तो अकेला ही व्यक्ति हूं जो लगा हूं डेस्क वर्क को सोल्व करवाने, और कड़ी सर्दी के अंदर बैठा हूं, ठीक है, और आपके लिए क्लासेस दे रहा हूं बना के। जबकि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं 1-2 टीचर और लेके आऊं और उनको ये लगना चाहिए कि वास्तव में हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनके पे की बात तो मैं अलग से करूंगा, कोई बात नहीं है, वो तो आपको चिंता नहीं है, आपको तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको ये लगना तो चाहिए कि हाँ, हमसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को लाभान्वित हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, उनसे भी कहें कि क्लासें देखें, फ्री में लग रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात बहुपद क्या दे रखा है आपको, द्विघात बहुपद दे रखा है। यहां पे दे रखा है x² माइनस में 2x माइनस में 15 की शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य निकालने, बड़ा शानदार प्रश्न है। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे। तो x² माइनस में 2x माइनस के 15 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं लेके आए जिसका गुणा तो 15 आ जाए और जोड़ हमारे पास में -2 आ जाए। तो ये ऐसी दो संख्याएं हैं, x² माइनस में 5x प्लस के 3x, गुणा करेंगे तो 5 × 15 -15 x² आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -5 है प्लस के 3 है तो -2 बचेंगे, -15 = 0। फर्स्ट 2 से कॉमन ले लो और फिर सेकंड 2 से कॉमन ले लो। फर्स्ट 2 से आपने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया x माइनस में 5, प्लस का 3 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस में 5 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस में 5 और ये हो गया x प्लस में 3 = 0। तो एक बार तो आप लिखेंगे x माइनस में 5 = 0, यानी x = कितना आएगा, 5 आएगा। और दूसरा आएगा x प्लस 3 = 0, तो यानी x = कितना आएगा, -3 आएगा, प्लस का 3 इधर जाके -3 बन जाएगा। तो ये आपके पास में क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ से 1 नंबर इक्वेशन है, ये आपके पास में 2 नंबर इक्वेशन है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या आएगा, 14 माइनस में y का मान समीकरण 2 में रखने
तो ये क्या बन जाएगा, 14 माइनस में y इज इक्वल टू 4। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 माइनस में 14, ये आएगा माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कर देगा, y इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। तो y का मान 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे 5। तो ये बन जाएगा, यदि y इज इक्वल टू 5 हो तो समीकरण 1 से x बराबर क्या बन जाएगा, 14 माइनस में 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस में 5 यानी 9। तो x बराबर ये रिजल्ट आएगा और y बराबर ये रिजल्ट आएगा, x बराबर 9 और y बराबर 5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर पे बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO है। दर्शाइए कि ABCD एक लंबवत है। ABCD एक लंबवत है, आपको ये दर्शाना है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर पे O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। इस आकृति का हमने क्या बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया है, ऐसी आकृति का। इज दैट क्लियर? ऐसे मिला दो इनको, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमने इसके इसका नाम दे दें ABCD, एक चतुर्भुज बना लिया जिसमें इसके विकर्ण है वो बिंदु O पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं। किस पे? बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बराबर BO। अब सबसे पहले लिखोगे, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है तथा AC व BD विकर्ण है जो कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जबकि बिंदु O पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात और दे रखी है साथ में, ये और दे रखा है साथ में, क्या दे रखा है, AO भाग में BO इज इक्वल टू CO बटा DO। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिएगा, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। एक, ऐसे लिख दो इसको, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना में क्या करेंगे, रचना आपको इसमें करनी पड़ेगी। रचना में आप क्या कर देंगे, एक भुजा लेंगे जो कि O बिंदु से जाएगी और AD पे काटेगी, AD पे यहाँ पे काटेगी, और इसका नाम दे दें ABCDE नाम दे दें, जो OE भुजा। रचना लिखेंगे, रचना में लिखेंगे O को E से मिलाया तथा O को E से मिलाया तथा लिखेंगे OE भुजा आपने समांतर मान ली किसके हैं, AB के समांतर है, पैरेलल है। तब देखो क्या बनेगा। अब उपपत्ति देखते हैं, क्या देखते हैं, उपपत्ति। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे, ये वाला ले लें एक बार। त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, A B और D।
त्रिभुज ए बी और डी, ये त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी। ई ओ या ओ ई समांतर किसके हैं? ए बी के हैं। तब क्या है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है कि अगर दो भुजाएं समांतर होती है तो इसके द्वारा काटे गए अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जो मैंने इसको लिख दिया डी ई अपॉन में ई ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में डी ओ अपॉन में ओ बी, डी ओ अपॉन में ओ बी हो जाएगा। ये आ गया 1 नंबर इक्वेशन। और यहां से आएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो ये क्या हो जाएगा? आ गया, ठीक है। जबकि आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू आपको दे रखा है सी ओ अपॉन में डी ओ। अब अपन को इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इसका तिरछा मल्टीप्लाई जो बी ओ है ना वो सी ओ की जगह लेके आ रहा हूं और सी ओ बी ओ की जगह लेके जा रहा हूं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जैसे ए ओ अपॉन में मैंने लिख दिया सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। ये चेंज क्यों किया आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर समीकरण में आप देखोगे ना तो हमें इसको क्या बनाना है? डी ओ और ओ अपॉन में ओ बी बनाना है, डी ओ अपॉन में ओ बी बनाना है। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं, ठीक है, एकदम रिवर्स कर देता हूं, इसका व्युत्क्रम कर देता हूं। तो ये बन जाएगा सी ओ ऊपर चला जाएगा और ए ओ नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू, ये बन गया डी ओ अपॉन में ओ बी, डी ओ अपॉन में ओ बी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों की RHS बराबर है तो LHS बराबर होगी क्या? LHS बराबर होगी तो ये हो जाएगा DE अपॉन में EA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CO अपॉन में AO, CO अपॉन में AO हो जाएगा। ये हो गया। अब अपन देख लेते हैं DE अपॉन में EA और ये हो गया CO, सही लिखा गया मैंने? हाँ, ये हो जाएगा CO अपॉन में AO, CO अपॉन में AO। इसका मतलब क्या हो गया? इसके रिजल्ट को देख के इक्वेशन नंबर 3 है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 नंबर इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है कि अगर इस त्रिभुज के अनुपात बराबर, कौन से? ACD की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज में अगर इन भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो यहां से अपन कहेंगे कि जो OE भुजा है ना वो समांतर किसके होगी? DC के समांतर होगी। किसके? DC के समांतर होगी। OE समांतर होगी किसके? DC के समांतर होगी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर ये भुजा EO DC के समांतर है, जबकि आपने रचना में माना था कि EO AB के समांतर है, जबकि रचना से आपने माना था कि OE समांतर है AB के समांतर है। इसलिए यहां पे लिखेंगे, इसलिए जो AB भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगी? DC भुजा के समांतर हो जाएगी। और किसी चतुर्भुज की अगर दो भुजाएं समांतर होती है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर होगी तो लिखेंगे अतः ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। बस यही आपको प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ गए होंगे। इससे इजी ही क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इससे। नेक्स्ट है, यदि m के निर्देशांक दे रखे हैं 4,5, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पे A पड़ा है,
यहाँ पे बिंदु बी पड़ा है और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, एम है। एम के निर्देशांक क्या है, 4,5 है, 4,5 है। ए के निर्देशांक कितने हैं, 3,4 है। ए के निर्देशांक है 3,4 है, तो बी के निर्देशांक आपने मान लिया कि x2, y2 है, x2, y2 है। ये हो गया। और ये इसका मध्य बिंदु है, यानी इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। तो बिंदु बी के निर्देशांक निकालने, तो लिखेंगे मध्य बिंदु एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे m, x1 प्लस में x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू x1 का मान कितना है 3 प्लस x2 का मान कितना है, x2 ही है, अपॉन में 2 कोमा y1 का मान कितना है 4 प्लस y2/2, ठीक है। और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक वैसे हमें दे रखे हैं, तो अब लिखेंगे तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस x2/2 बराबर में है 4, तिरछा गुणा कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 प्लस x2/4 दूनी 8, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x2 बराबर 8 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा x2 बराबर 5 आ जाएगा, x2 बराबर 5 आएगा। इसी प्रकार से ये बन जाएगा आपके पास कितना रे, ये बनेगा 4 प्लस y2/2 बराबर 5, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, तो ये रिजल्ट आएगा y2 इज इक्वल टू 8 माइनस में 4, तो ये रिजल्ट आएगा y2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 4। तो लिखेंगे अतः बिंदु M नहीं सॉरी बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे 5,4, अतः बिंदु B 5,4 होगा। इज दैट क्लियर? कितना होगा? 5,4 हो जाएगा। सॉरी क्या गलती कर दिया रे, 5 दूनी 10 होता है, एक गलती कर देना, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है। 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 10 माइनस में 4 यानी 6 रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे किया करो, ये तो कई बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है, अन्यथा आप समझोगे कि सर को तो आता ही नहीं था, गुणा ही नहीं आया, 5 दूए 4 कर दिए ना, बोला तो शायद 10 था लेकिन लिखा 8। हाँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, 4 प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा तो 10 माइनस में 4 बराबर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको दे रखा है साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है। जबकि आप जानते हैं साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है कि लंब बटे कर्ण होता है कि लाल बटे कक्का की सहायता से आपको ये बातें जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से मैंने इसका नाम दे दिया है CBA, ABC, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि LAL/KA, तो यहां से साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब ये दे दिया, कर्ण 4 दे दिया, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में आप लिखेंगे AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये आधार निकालना है, आधार निकालना है तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग माइनस में लंब BC का वर्ग कर दो, कर्ण का वर्ग कितना हो गया 4 का वर्ग माइनस में BC का मान है 3 का वर्ग,
4 का वर्ग 16 माइनस में 3 का वर्ग 9, तो 16 माइनस में 9, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7। ये ए बी का मान आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया। तो ये रिजल्ट होगा ए बी इज इक्वल टू रूट में 7, रूट में 7 इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा रूट में 7। इज दैट क्लियर? ये ए बी का मान आ गया। इसके बाद में अब हमें किसका मान चाहिए? कॉस का चाहिए। तो लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है? रूट 7 बटे कर्ण क्या है? 4, तथा अपन यहां से लिखेंगे tan a, tan a। ठीक है, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 3 बटे आधार है रूट 7, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में cos a और tan a का मान आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाना ही है। इसके बाद में तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की आपने निकाल ली, 2 तो दी जाएगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तीनों भुजाएं आपके पास में होगी, जो भी मान पूछे निकाल देना, कोई किंतु परंतु नहीं है, बस इतना सा काम कर देना। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी के 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः इस प्रकार से हैं कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो, एक तो ऊपर है 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी। चलो देखते हैं, 100 मीटर हमने एक बना ली मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। इज दैट क्लियर? बना लिया। 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण, सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ है, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी और उसके आधार से अपन ने हम यहां से एक मीनार मान ली, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, और इधर है वो क्या है? चट्टान है। चट्टान की ऊंचाई हमें पता नहीं है, लेकिन हमें तो उस मीनार की ऊंचाई पता है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है, इस मीनार की चोटी और उसके आधार, यहां पे आधार बनेगा, आपको पता है यहां पे क्या बनेगा? आधार। तो यहां से अब ये मीनार है, मीनार की चोटी का बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे? मीनार की चोटी से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे, और एक बनाएंगे मीनार के आधार से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण, और ये इसके बीच की दूरी है मीनार और चट्टान के बीच की। ये मैंने लाइनिंग कर दी है यहाँ से, तो ये 100 मीटर होगा, आपको पता है। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। ये दूरी भी क्या हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब इसका देख लेते हैं। पहले इसने क्या दिया है? मीनार की चोटी का दिया है, चोटी का दिया है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, और मीनार के आधार से तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। जो पहले नाम दिया गया है वो एंगल छोटा है, दोबारा नाम दिया गया वो बड़ा एंगल है। अब इसने क्या है कि चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊपर वाली दूरी अपन मान लेते हैं, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया, इसका नाम हमने डी दे दिया, और इसका नाम हमने ई दे दिया। जो ए बी दूरी है वो आपने मान लिया एच, कितना मान लिया? एच मीटर मान लिया, एच मीटर मान लिया है। ठीक है, चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेंगे? एक बार ऊपर वाला छोटे वाला ले लें। त्रिभुज ए बी ई में आपको एक तो दे रखा है, आधार दोनों में सेम है, आधार दोनों में सेम है, ये आपने x मीटर माना है, तो ये दूरी भी क्या होगी? x मीटर ही होगी। ये दूरी भी क्या होगी? x मीटर होगी। तथा यहां पे लिख दो, तथा ये हो जाएगा DC, यहां पे ऐसे लिख दो, तथा
ये जो भुजा DC है वो बराबर किसके हैं, BE के हैं, इज इक्वल टू क्या है, x मीटर है, इज इक्वल टू x मीटर है। त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार x हो जाएगा। थीटा का मान 30 डिग्री है तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू h बटे एक्स। टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू h बटा एक्स, तिरछा गुणा कर दो, x इज इक्वल टू हो जाएगा h√3, x इज इक्वल टू हो जाएगा h√3 हो जाएगा। और ये क्या आएगी, इकाई आ जाएगी, या मीटर दे दो इसको, मीटर में दे रखा है फिर इकाई क्यों लगाते हैं, इसमें लगा देंगे मीटर। ठीक है, x का मान हो गया। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ACD में लगाएंगे टेन थीटा का मान 45 डिग्री है, इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब बटे आधार होता है तो h प्लस में 100 अपोन में x चल रहा है, टेन 45 का मान 1 होता है तो यहां से 1/1 इज इक्वल टू h प्लस एक्स बराबर h प्लस 100 है, x को नहीं, h प्लस 100 भाग में x, तिरछा गुणा कर दो, x इज इक्वल टू है h प्लस में 100, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों x के बराबर हैं, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो h√3 इज इक्वल टू h प्लस में 100, h इधर जाके माइनस का बन जाएगा तो h√3 माइनस में h इज इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, तो ये आएगा h बराबर आएगा 100 अपॉन में √3 माइनस 1, परमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 गुणा कर दो तो h बराबर आएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा इसका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 100, और ये होगा √3 प्लस 1, तो ये h का मान कितना आ जाएगा 100, ये आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो ये रिजल्ट कितना होगा भाई, ये रिजल्ट होगा h बराबर 100 √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2 से भाग कर देंगे तो h का मान आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 √3 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास में h का मान। h का मान आ गया तो लिखेंगे अतः चट्टान की ऊंचाई इज इक्वल टू 100, तो नीचे वाला जुड़ जाएगा, प्लस में h का मान होगा 50 √3 प्लस 1, √3 का मान या तो रख दें 1.732, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 50 1.732 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में 100 प्लस 50 गुणा, ये आ जाएगा 1 और 1 2.732 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस 5 गुणा, ये आ जाएगा 27.32, 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 15 1 16, 7 5 7 35 और 1 36 बच गया 3, 5 दूनी 10 10 और 3 13, 136, ये आ जाएगा 236.60 मीटर में आएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, चट्टान की ऊंचाई आ गई। इस प्रकार से निकालना था, अगर आप √3 का मान नहीं रखते तो भी सही है, कोई गलत नहीं, माना नहीं जाएगा गलत, क्योंकि इसमें √3 का मान हमें नहीं दे रखा।
कई बार कहा जाता है तो निकालना जरूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई निकालना जरूरी नहीं था। अगर आपके पास में टाइम है और आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी निकालते तो भी काम चला देंगे आपका, लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। यहाँ तक जरूर करना पड़ेगा, इतना काम तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद में देखेंगे, बाद की बात है, ठीक है। ये आपके पास में चट्टान की ऊंचाई आ गई। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपको एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे मान लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास में, कोई वर्त है, बना लिया, ठीक है। वर्त बना लिया, ये वर्त का केंद्र बिंदु है। वर्त एक बिंदु ए जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये मान लिया बिंदु ए है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ओ इसका केंद्र है। इस पे हमने क्या डाली, एक स्पर्श रेखा डाली। इस पे हमने एक स्पर्श रेखा डाली इस बिंदु पे, बिंदु का नाम दे दिया पी। स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ओपी का मान, ये हमने मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, 90 डिग्री के एंगल पे झुकाव रहता है इनका, 90 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के पास, ठीक है, दोनों के साथ। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस में पी ए का स्क्वायर या एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कई बार मैं क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा डिटेल से नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, तो वो आपको डिटेल से लिखना है। मैं यहाँ से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से फुल डिटेल से लिखने लग गया। तो ये मान लीजिएगा, ये जो एक घंटे की 40 मिनट 50 मिनट की जो क्लास होती है वो दुगने में चेंज हो जाएगी, बस ये मान लीजिए, इतना फ़र्क है। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है इस चीज़ में। ये मत कर देना कि सर ने ऐसे करवाया था हम ऐसे टी पाए, थोड़ा सा आपको लहजा देखना है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर भी तरीके से मिलेंगे, ऐसे ऊंचा नीचा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। तो ओ ए का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का मान कितना है, एक्स का वर्ग प्लस में इसका मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 5 5 25 इज इक्वल टू एक्स का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x का वर्ग कितना आएगा, अभी 25 में से 16 घटा दो तो रिजल्ट आएगा 9, और यहाँ से आप स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर लग जाएगा वर्गमूल, तो ये आ जाएगा प्लस -3, लेकिन माइनस कभी होता नहीं, तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 नंबर। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो आपको त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दिया, समकोण अंतरित करती है, थीटा का मान 90 डिग्री दे दिया। अब अपन बनाते हैं, तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक वर्त बनाते हैं और यहाँ पे अपन त्रिज्याएं खींचते हैं जिसकी लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर दे रखी हैं, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। और यहाँ से हमने एक जीवा भी खींच दी है, तो ये नीचे का वर्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। ये नाम ओ ए बी, और इसने त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर का मान कितना है, आर बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहला निकालते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा का मान आपको पता है कि 90 डिग्री है ही,
तो ये रिजल्ट क्या होगा, 90 डिग्री माइनस में 360 डिग्री गुणा में पाई का मान है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 10 है, तो 10 गुणा में 10 माइनस में 1/2 आर का मान है 10 गुणा में 10 गुणा में साइन थीटा का मान कितना है साइन 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। 9 के पाड़े से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 2 के पाड़े से काटेंगे 11 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11/2 गुणा में नहीं 100 नीचे 7 और है, 7 को क्यों भूल रही हैं, 7 को नहीं भूलना है। ये आ जाएगा 11 गुणा में 10 दाएँ 100/7 दूनी 14 माइनस में यह आ जाएगा साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 10 दाएँ 100/2। अब इससे कॉमन क्या आ रहा है 100 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच गया 100 तो बाहर ले लिया आपने कॉमन, दोनों से 100 कॉमन ले लिया है, तो ये 100 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 11/14 माइनस में 1/2। अब इसका आप निकाल लेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा आपके पास में 100 तो बाहर चल रहा है, ठीक है, ये हो गया 14 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 11 माइनस में 7 भाग देंगे 2 का 14 में 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 100 गुणा में 11 माइनस में 7 4, 11 माइनस में 7 आ जाएगा 4 भाग में 14, 2 के पाड़े से काट देंगे 2 दुए 4 और यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो ये लगभग आ जाएगा कितना 200/7, 200/7 और किस में दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप भाग देते हैं तो आपके पास में रिजल्ट देख लेते हैं कितना आता है, पॉइंटों में निकाल दें, तो ये पॉइंटों में निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 बच गए 6, 60, 7 8 56 बच गए 4, 7 5 35 बच गए 5, 7 7 49, तो आ जाएगा 28.59 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारे पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट पे देखते हैं संगत त्रिज्या, संगत और दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछा है इसने, दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछा है, तो बाहर में जो एंगल बनेगा बाहर की तरफ जो जहाँ पे एक डायग्राम और बना के मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर चला गया है, तो यहाँ से दीर्घ का पूछा है तो इसका निकालना है, तो आपको पता है कि अंदर 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का बनेगा 270 डिग्री का बन जाएगा, कितने का बनेगा 270 का बनेगा, और ये 10 है ही। दोबारा आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो लिखेंगे दीर्घ दीर्घ त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, अब 360 डिग्री माइनस में थीटा कर दो, भाग में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में 360 माइनस में 90 यानी 270 डिग्री, भाग में 360 डिग्री, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 10 गुणा में 10, काट दो 0 से 0 कट जाएगा, 9 के पाड़े से कटेंगे 9 3 27, 9 चौके 36, 4 के पाड़े से काटेंगे इसको 2 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 11 3 33 गुणा में 100 भाग में 7 दूनी 14, भाग कर देते हैं इसमें 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, बच गया कितना 5 बच गया 50, 14 दूनी 28, 14 3 42, बच गया कितना 14 3 42 बच गए 8, 80 ना 80 हो गया, 80 हो गया, 14 5 70, 14 6 की 84 ज़्यादा, 14 5 70 गुणा में कितना है 100 चल रहा है, गुणा में 100 चल रहा है, तो लगभग में आपके पास ये आ जाएगा 235.5, एक 5 और आएगा, एक बार भाग और देंगे ना फिर 10 हो जाता है, तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा गुणा में 100 चल रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 235.5 और वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ये संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था,
जो कि हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें दे रखा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर की क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, दो घन बनाते हैं जिनको आपस में जोड़ते भी हैं। इनको आपस में आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जोड़ना है, ऐसा काम करना है। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आप इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये आकृति अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, अगर ऐसे ही समझ जाते हैं और आपके पास में टाइम नहीं है तो एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये बना दें, बनाए बगैर भी कर सकते हैं। और ये मैंने बना दिया है। जिस अब देखो दिया है हमें, दिया है घन का आयतन, आयतन बराबर दे रखा है 27 सेंटीमीटर की क्यूब दे रखा है, 27 सेंटीमीटर की क्यूब दे रखा है। तो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब बराबर 27, ठीक है। तो यहाँ से ए का क्यूब हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट लगेगा। और 27 का घनमूल क्या होता है, इसको अपन लिखेंगे ए इज इक्वल टू 27 को अपन लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। यानी प्रत्येक भुजा घन की 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर है, और ये भी आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? 3 सेंटीमीटर है। तो टोटल ये दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर। कितनी आएगी भी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास में जो घनाभ बना है, तो अब लिखेंगे अब घनाभ, घनाभ की विमाएं, विमाएं L बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर, B बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर, व H बराबर भी आएगा 3 सेंटीमीटर, LBH, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हमें निकालना क्या है इसमें, इसमें इसने बोला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक मिनट अपन देख लेते हैं। हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में LB प्लस में BH प्लस में LH। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, L का मान कितना है 6 गुणा में 3 प्लस में 3 गुणा में 3 प्लस में ये L का मान 6 गुणा में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2, 6 3 18 प्लस में 3 3 9 प्लस में 6 3 18, 18 और 18 36, 36 और 9 45, तो ये आएगा 2 गुणा में 45, 45 के गुणा 2 के साथ में करेंगे 90 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आएगा अभी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 90 सेंटीमीटर आएगा क्या, लगभग। एक बार देख लेते हैं, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, शेयर वाला बटन दबाए रखें, ठीक है। लाइक भी करते रहें, कमेंट करके जरूर बता दें कि कौन से क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। अब आपको F दे दिया है, आपको क्या दे दिया है, F दे दिया है, और X भी दे दिया है। अपन बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे टेबल बनाएंगे और प्रत्यक्ष विधि से कर देंगे इसको। ये X हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये F ऑफ X हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया, ओके। ये बन जाएगा, ये X है, ये F है। X का मान कितना है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये है 80, ये क्या है 80। F का मान 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1।
अपन करेंगे एफ ऑफ एक्स, माध्य निकालना एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 20 छिक्का 120, 11 तिये 33, 33 और एक जीरो लग जाएगा, 7 चौके 28 जीरो, 5 चौके 20 जीरो, 6 चौके 24 जीरो, ठीक है जीरो है, और यह 7 दूनी 14 जीरो, ये 080, इसको जोड़ दो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आएगा, जोड़ दो, 0 का 0 आएगा, ये है 3 2 3 5 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 कितने हो जाएंगे, 21 में आप 8 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। फिर जोड़ देंगे 1 3 4 4 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 2 13, 1390 कितना आएगा, 1390 आएगा। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का मान आएगा आपके पास में 35, कितना आएगा 35 आएगा। तो लिखेंगे समांतर माध्य, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 1390 भाग में 35, भाग देंगे सिग्मा एफ आई का, सिग्मा एफ आई का मान 35 है, 35 का भाग देंगे तो लगभग भाग जाएगा 39.71 बार, 39.71 बार लगभग में जाएगा, ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा, समांतर माध्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रायिकता का, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो लिखेंगे कुल गेंद कितनी हो जाएगी, 3 + 5 = 8, जिसमें क्या है रेड कितनी है, लाल कितनी है 3 है, और ब्लैक कितनी है 5 है। तो अब लिखेंगे पहला लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद होगी, इसमें अनुकूल परिणाम लिखेंगे, अनुकूल परिणाम लिखो रे भैया, ये हो जाएगा आपके पास में परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे आप लिखेंगे कुल परिणाम। इज दैट क्लियर। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम तो रेड बॉल आने की 3 है, कुल परिणाम 8 है। और सेकंड नंबर है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 5 हो जाएंगे, लाल नहीं है तो काली तो आएगी, ब्लैक आएगी, और बटे 8, तो ये आपके पास में एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। तो 3/8 और एक आ जाएगा आपके पास में 5/8, या एक में से आप 3/8 को घटा सकते हैं। इस प्रकार से हमने 4 से लेके 15 तक ये सेक्शन सी आ जाता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर वाला बटन दबा दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।